अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। क्या हाल है? आई होप कि आप लोग लेक्चर कंटिन्यूअसली सुन रहे होंगे और आप कोशिश कर रहे होंगे चीज़ें सीखने की और समझने की। तो ये हमारा थर्ड लेक्चर है। मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ लेट नाइट। तो आइए हम थर्ड लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, बिफोर गोइंग टू टुडे लेक्चर आई वांट टू समराइज और यू कैन से कि मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू देना चाह रहा हूँ कि हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था, ताकि हमारा जो कंटेक्स्ट है वो इस्टेब्लिश हो सके और हम आज के लेक्चर को वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ पे हमने रोका था। तो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने ये देखा था कि सॉफ्टवेयर इटसेल्फ क्या होता है और इसके कौन कौन से कैटेगरी है। हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात की और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात की, यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम, और बहुत सारे और भी एग्जांपल दिए थे। लैंग्वेज ट्रांसलेटर की हमने बात की थी, यूटिलिटी प्रोग्राम्स या पैकेजेस की हमने बात की थी। इसी तरह से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स की भी हमने बात की थी, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की हमने बात की, इन्वेंट्री सिस्टम की हमने बात की, ई कॉमर्स की दुनिया की जितने भी वेबसाइट्स है, गेमिंग की हमने बात की, वो तमाम हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सो उसके बाद हमने लास्ट लेक्चर में ये भी देखा था कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है और इसके कौन कौन से टाइप है। उसमें हमने लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात की थी। स्पेसिफिकली हमने मशीन लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज दैट कंटेंट्स टू alphabets, that is 0 and 1, and secondly assembly language। ठीक है, उसको हमने लास्ट टाइम देखे थे। इसी तरह हम हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरफ आए थे, जिसमें हमने सी की बात की, सी प्लस प्लस की बात की, पाइथन की बात की। ठीक है, बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हम आजकल यूज़ कर रहे हैं, वो सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारे पास यूजुअली हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। सो फिर उसके बाद हमने एक चीज़ देखी थी। देखिए, कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है दैट्स अ बाइनरी लैंग्वेज, वाइल जो आपका जो ह्यूमन है उसका जो लैंग्वेज है वो हाई लेवल लैंग्वेज है। इट मीन्स देयर इज़ अ गैप, कम्युनिकेशन गैप की हमने बात की थी आपको समझाने के लिए। देयर इज़ अ गैप बिटवीन कंप्यूटर लैंग्वेज एंड अ ह्यूमन लैंग्वेज। जब आप सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं उसमें हमारे पास एक चीज़ आ जाती है जी, ट्रांसलेटर की, जस्ट लाइक अ रियल वर्ड, जो रियल वर्ड में आप देखते हैं उसी तरह ही है। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर का काम होता है, जो आपने हाई लेवल लैंग्वेज में जो कोडिंग की है या जो प्रोग्राम लिखी है उसको लो लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए, या लो लेवल से दोबारा हाई लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए हम यूजुअली ट्रांसलेटर यूज़ करते हैं। तो इसमें हमने तीन तरह की ट्रांसलेटर देखे थे। कंपाइलर, जैसे कि वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड फास्टेस्ट लैंग्वेज ट्रांसलेटर दैट इज़ अ कंपाइलर, जो कि ब्लॉक बाय ब्लॉक या होल कोड को उठा के जो है ना एट ए टाइम उसको ट्रांसलेट करते हैं। जैसे कि सी की बात की हमने, सी प्लस प्लस की बात की, वो यूजुअली कंपाइलर को यूज़ करते हैं। फिर हमने इंटरप्रेटर की बात की। इंटरप्रेटर हमारे पास अगेन लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। ये क्या करते हैं कि लाइन बाय लाइन या स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट जो है ना लैंग्वेज को या जो कोड है उसको ट्रांसलेट करते हैं। जैसे कि हमने बात की जी, पाइथन जो है ना इंटरप्रेटर यूज़ करते हैं। इसी तरह से फॉर एग्जांपल जावा स्क्रिप्ट की आपने बात की, ठीक है ना। तो ये कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि इंटरप्रेटर यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती है जी असेंबलर। दिस लैंग्वेज ट्रांसलेटर इज एसोसिएटेड ओनली अ सिंगल लैंग्वेज, दैट इज असेंबली लैंग्वेज। और असेंबली लैंग्वेज में जो आपने इंस्ट्रक्शन लिखी है या कोड लिखी है उसको बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। दीज आर द लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। देन हम थोड़ी सी सी और सी प्लस प्लस की
हिस्ट्री की तरफ चले गए थे, थोड़ा बहुत हमने हिस्ट्री भी देखे थे और इनके जो है ना फ़ायदे करेक्टरिस्टिक्स क्या है वो भी थोड़ा बहुत देखे थे। आई डू नॉट वांट टू गो इट फॉर अगेन, कि अगर आपको कोई इशू आ रहे तो लेक्चर्स आपको दिया हुआ है उसको आप रिवाइज करें। इवन दो की रेफरेंस बुक भी आपको दिया हुआ है, प्लीज़ बुक लाजमी पढ़े, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किताबें आप पढ़ें, ठीक है। सॉरी, ताकि आपकी जो लर्निंग है ना वो बेहतर हो सके। फिर हमने देखिए जी, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमने लिखने हैं तो उसके लिए आपको एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, जिसे सिंपली आईडीई कहलाते हैं, उसकी ज़रूरत आते हैं, जिसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि उसमें कंपाइलर होते हैं, एग्जीक्यूशंस होते हैं, लिंकर्स होते हैं एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो ये जो है ना हमने उसकी बात की थी, और उसका जो कोडिंग ट्रांसलेशंस या कंपाइलिंग जो भी होते हैं उसके प्रोसेस किस तरह से होते हैं वो हमने लास्ट टाइम देखे थे। तो दिस वाज द very simple lecture और previous lectures। so आइए हम आज क्या सीखने जा रहे हैं उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। टुडे लेक्चर, आज हम देखेंगे जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, थोड़ा सा देख लेंगे, ठीक है। थोड़ा थोड़ा बहुत ओवरव्यू करके हम इससे एरिया को कवर कर लेंगे, जिसमें हमारे पास फर्स्ट जनरेशन से फोर्थ जनरेशन तक आते हैं। जस्ट लाइक अ कंप्यूटर का जो जनरेशन है उसी तरह से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की भी एक जनरेशन है, उसको हम थोड़ा सा क्विकली देख लेंगे। अच्छा जी, फिर उसके बाद हम ज़्यादातर जो है ना आज का जो लेक्चर है वो इस टॉपिक पे हम देखेंगे। और आज आप थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग करना भी सीखेंगे कि प्रोग्रामिंग किस तरह से लिखी जाती है, और प्रोग्राम लिखने के लिए आपको क्या चाहिए होंगे वो भी आज देख लेंगे। आई होप बहुत सारे स्टूडेंट्स आपकी क्लास में, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो सी प्लस प्लस से पहले से फेमिलर है, या सी प्लस प्लस से फेमिलर नहीं है तो पाइथन प्रोग्रामिंग आपने की होगी, या आप जावा स्क्रिप्ट आजकल 9 10 में भी आ चुके हैं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में भी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी जाती है, तो उससे आप थोड़ा बहुत अवेयर होंगे। तो बहरहाल हम सी प्लस प्लस का आज बेसिक सिंटैक्स किस तरह से प्रोग्रामिंग सी प्लस प्लस में की जाती है वो भी हम थोड़ा सा देख लेंगे। तो हमारा जो लेक्चर है दो हिस्सों पर मुश्तमिल होगा। एक ये वाला पार्ट है जिसमें हम लैंग्वेज की जो जनरेशन है उसको देख लेंगे। सेकेंड में हम ये जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना उसको हम देख लेंगे। लेट्स स्टार्ट क्विकली, हम फर्स्ट वाला हिस्सा कवर कर लेते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की आप बात की तो फर्स्ट जनरेशन हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की है वो मशीन लैंग्वेज है, जो कि आपको पता है जीरोस और वन पर मुश्तमिल है। सेकेंड की अगर आप बात करते हैं दैट इज़ असेंबली लैंग्वेज, 1952 में इंट्रोड्यूस हुआ था असेंबली लैंग्वेज, ठीक है, उसको भी हम देख लेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास थर्ड जनरेशन आते हैं वो प्रोग्रामिंग कम्स ऑफ एज, उसके बाद प्रोग्रामिंग यूँ समझ ले बालिग हो जाते हैं। यहाँ आने के बाद प्रोग्रामिंग काफ़ी हद तक आसान हो जाता है। बालिग का मतलब इस कंटेक्स में देख रहे ह्यूमन के लिए प्रोग्रामिंग थर्ड जनरेशन में आके बहुत ज़्यादा आसान हो गई। फिर उसके बाद फोर्थ जनरेशन में जो प्रोसीजरल जो पार्ट है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की, उससे हम थोड़ा सा आगे आ जाते हैं। फिर उसके बाद जो हमारे पास जो करंट जो जनरेशन हमारे पास जो चल रहा है दैट्स अ फिफ्थ जनरेशन, ठीक है। उसमें हम जो फोर्थ जनरेशन है ना इसको मैं दोबारा से बता दूं, इसमें मॉड्यूलर्स प्रोग्रामिंग इंट्रोड्यूस हुए थे। फिर हम अ, जो करंट जनरेशन की आप बात करते हैं तो दैट इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की है। ये एक तरह से प्रोग्रामिंग की दुनिया की एक रिवोल्यूशंस भी इसको माने जाता है। तो हम देख लेते हैं फर्स्ट जनरेशन में था क्या चीज़। वैसे आपको ये चीज़ें पता है, मैं क्विकली जा रहा हूँ। मशीन लैंग्वेज जी, मशीन लैंग्वेज में आपको पता है ज़ीरो और वंस उसमें होते हैं, जो भी इंस्ट्रक्शंस आपने लिखने होते हैं वो ज़ीरो और वन की मदद से लिखे जाते थे। यानी जो भी इंस्ट्रक्शन आपने लिखना है वो ज़ीरो और
वंस के फॉर्म में लिखे जाते थे। ठीक हो गया। इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोड्यूसेस द इंस्ट्रक्शंस, यानी चाहे आप एक इंस्ट्रक्शन लिख रहे हो, चाहे आप मल्टीपल इंस्ट्रक्शन लिख रहे हो मशीन लैंग्वेज में, यू आर यूजिंग ज़ीरो एंड वंस। इसमें एक चीज़ आपने नोट रखना है, मशीन डिपेंडेंट कोड होते थे। यानी इसका क्या मतलब है? सिंपल सी बात है, मिसाल के तौर पर आपने एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या एक इंस्ट्रक्शन या एक प्रोग्राम या एक सॉफ्टवेयर आपने एक मशीन के लिए डेवलप की, तो वो दूसरे मशीन जो है ना उसको इंटरप्रेट या ट्रांसलेट नहीं कर पाते थे, उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते थे। यूँ समझ लें, लेट्स सपोज आपके पास कंप्यूटर 1 है और कंप्यूटर 2 है। इफ़ यू हैव रिटन a program or a instruction using a machine language for a computer 1, तो आप जो है ना दूसरा जो कंप्यूटर है उसके लिए आपको अलग से इंस्ट्रक्शन लिखने पड़ते थे। मशीन, क्योंकि मशीन डिपेंडेंट होते थे, इस वजह से। बात आपकी मेरी बात आप तक पहुंच गई होंगे। फिर उसके बाद प्रोग्रामर हैव टू नो द स्ट्रक्चर्स ऑफ द मशीन। अब इसमें सिर्फ मशीन डिपेंडेंट की बात नहीं थी, बल्कि जो प्रोग्रामर है उसको मशीन का जो आर्किटेक्चर है उसके बारे में इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। यानी थोड़ी बहुत नॉलेज तो अभी भी हमें चाहिए होंगे, लेकिन जो मशीन लैंग्वेज है उसमें आपको इन डेप्थ नॉलेज चाहिए होगा। इसी तरह मेमोरी के जो एड्रेसेस की बात करें, स्पेशली रजिस्टर्स की आप बात करते हैं, आईसीटी में आपने पढ़ लिया होगा रजिस्टर्स होता क्या है, ये फास्टेस्ट मेमोरीज होता है सिंपली। तो उसके बारे में भी इन डेप्थ और कंप्रहेंसिव नॉलेज, या यूं कहे डिटेल नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, अदरवाइज आप मशीन लैंग्वेज के ज़रिए से प्रोग्रामिंग नहीं लिख पाते थे। डिफरेंट फॉर ईच हार्डवेयर मैन्युफैक्चरर, लाइक इंटेल डिफर फ्रॉम ऑफ मोटोला। मिसाल के तौर पर आपने अब जाहिर बात है जो कंप्यूटर का जो आर्किटेक्चर है वो डिफरेंट है। अब आर्किटेक्चर डिफरेंट होने की वजह से पहले भी बात की, वो मशीन डिपेंडेंट होते थे, तो डिफरेंट मशीन के लिए डिफरेंट प्रोग्रामिंग लिखनी पड़ती थी। क्लियर हो गया? तो ये आपके पास आ गई जी फर्स्ट जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब एक एग्जांपल लेते हैं, मिसाल के तौर पर मेमोरी लोकेशन वर रेफरेंस बाय देयर एड्रेस, यानी मेमोरी लोकेशन उसके रेफरेंस एड्रेस से लोकेट किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ, ये जो बॉक्स है इसमें 1652, दिस इज द सुपोजिशंस एड्रेस। ये जो मेमोरी है इसका ये एड्रेस है। और ये जो 45 है, दिस इज अ नंबर दैट यू वांट टू स्टोर इन दिस लोकेशन। ठीक हो गया। इसी तरह वेरी सिमिलरली 25 एंड 48, दिस इज द मेमोरी एड्रेस एंड यू वांट टू स्टोर 12 ऑन इट। ठीक हो गया। दिस मेड द प्रोसेस ऑफ गिविंग अ कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन टू डू थिंग्स वेरी cumbersome। यानी मिसाल के तौर पर इफ़ यू वांट टू स्टोर 45 ऑन दिस मेमोरी एड्रेस एंड 12 ऑन दिस एड्रेस, आपको क्या करने पड़ते थे? गेट स्टार्ट फ्रॉम टू इंटीजर्स, यू हैव टू स्टार्ट टू इंटीजर्स, पुट 45 इन लोकेशन दिस and put 12 in this location, means you must know this location. This is a suppositions memory address, it is not actual memory address। ये भी आप नोट रख ले, जैसा आपको समझाने के लिए। ये एक मेमोरी एड्रेस है, मेमोरी एड्रेस का है या लोकेशन का है, लोकेशन ज़्यादा बेहतर होगा। एक लोकेशन है, इस लोकेशन पे और इस लोकेशन पे आपने ये डेटा आपने स्टोर करना है, तो यू हैव टू डू दिस वन। अब मिसाल के तौर पर इफ़ यू वांट टू एट दीज टू नंबर्स, यानी 45 एंड 12 आप ऐड करना चाहते हैं, तो ज़ाहिरी बात है आप इसको इधर इस एड्रेस पे स्टोर किया हुआ है, इस 12 को आप इधर स्टोर किया हुआ है, और आपको अगला कोई ना कोई और मेमोरी एड्रेस फाइंड करना पड़ेगा जहाँ पे आप इन दोनों को ऐड करके उधर स्टोर कर सके। तो ये शायद कहने में तो मैंने बहुत जल्दी में कह दिया, लेकिन अगर आप इसकी कोडिंग करें
स्पेशली मशीन लैंग्वेज यूज़ करते हुए। आजकल करना तो बहुत आसान है, तो इट वाज वेरी चैलेंजिंग एंड डिफिकल्ट वन। सो इसी तरह कोई दूसरा एग्जांपल आपको यहाँ पे दिया हुआ है, बाकी चीज़ें मैं ऊपर बता चुका हूँ, उसकी तरफ मैं नहीं जाता फर्स्ट टू लाइन की तरफ। मिसाल के तौर पर आपने एक बंदे का जो है ना डेली wages आपने रेट का कैलकुलेट करना है, तो यू हैव टू यूज दिस फार्मूला। दिस इज द फार्मूला दैट आर यूज इन हाई लेवल लैंग्वेजेस। बट इसी सेम चीज़ को आपने बाइनरी लैंग्वेज में करना है, तो यू हैव टू राइट दीज ऑल इंस्ट्रक्शंस। यू हैव टू राइट दीज ऑल इंस्ट्रक्शंस। यानी आपको ये सारे इंस्ट्रक्शन लिखने पड़ते थे जिसमें एड्रेस की भी बात हो रही है, सो ऑन सो फोर्थ, and eventually you would be able to it calculate the wages. Okay, so it means it is very difficult to write a program or a software in binary language, simply आप यही कह सकते हैं। अच्छा जी, let's go to the second language. सेकेंड लैंग्वेज वाज द असेंबली लैंग्वेज। मैंने आपको पहले बताया असेंबली लैंग्वेज 1952 में इंट्रोड्यूस हुआ था, और इसको लो लेवल लैंग्वेज कंसिडर ही किए जाते थे। उसकी वजह यही थी कि ये जो मशीन आर्किटेक्चर डिपेंडेंट होता था। यानी इसको लो लेवल कहने की वजह भी यही था कि यू मस्ट अवेयर विद द आर्किटेक्चर एंड इट आल्सो अ मशीन डिपेंडेंट। अब इसमें जो अब ये जो सिंबल्स वगैरह यूज़ करते हैं मशीन असेंबली लैंग्वेज के अंदर, इसको मेमोनिक कमांड्स या मेमोनिक्स कहा जाता था। मिसाल तौर पे इफ़ यू वांट टू थ्री 8 3 and 2, you have to use this symbol, and if you want to compare two variables, you have to use this keyword. ओके, और उसको ट्रांसलेट करने के लिए असेंबलर यूज़ करते थे, जिसको हमने पहले देखा हुआ है। अब आप थोड़ा सा कंपेयर करें फर्स्ट एंड सेकेंड जनरेशन को, तो सेकेंड जनरेशन में प्रोग्राम किसी हद तक काफ़ी आसान हो चुके थे, बट स्टिल मशीन डिपेंडेंट, एंड यू मस्ट नो द कंप्यूटर registers and architecture as well. अब आप देख सकते हैं, here is a comparison between first generation and a second generation. This was the first generation and this was the second generation. ये एग्जांपल है, दोनों का एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है। ये फर्स्ट जनरेशन का है और ये वाला सेकेंड जनरेशन का है। तो यहाँ पे आपको किसी न किसी कोई न कोई चीज़ जो है ना आपको यहाँ पे समझ आ रहे होंगे। In these are the coding that is written in a binary language. This is the supposition, it's not actual one. बिकॉज मैं भी जो है ना इतना पुराना नहीं हूँ, मैंने कभी बाइनरी लैंग्वेज में या मशीन लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम नहीं लिखी है। तो दिस आर द सपोज वन, इट्स नॉट अ एक्चुअल वन। ये बात भी आप नोट रखें कि ये एक्चुअल नहीं है, ये सपोज आपको सिर्फ समझाने के लिए किया हुआ। और ये जो दूसरी साइड पे आप देख रहे हैं, ये आपके पास क्या है जी, असेंबली लैंग्वेज के सब इंस्ट्रक्शन है, और आप असेंबली लैंग्वेज आज भी पढ़ते हैं। इंशाल्लाह 1-2 सेमेस्टर के बाद आपको ये कोर्स पढ़ने को मिलेगा। अच्छा जी, असेंबली लैंग्वेज की मैंने आपको बात की, दोबारा मैं इसकी तरफ नहीं जाता। लेट्स मूव, ये एग्जांपल भी हो चुका। थर्ड जनरेशन की तरफ जाते हैं, तो लार्ज प्रोसीजरल लैंग्वेज हम इसमें यूज़ करते थे, इम्पेरेटिव नॉट सीपीयू डिपेंडेंट। अब यहाँ आने के बाद जो प्रोग्राम है ना वो डिपेंडेंट नहीं रहा। मिसाल के तौर पर आपने एक प्रोग्राम लिखा, तो वो किसी भी सीपीयू के ऊपर उसको एग्जीक्यूट किए जा सकते थे, ठीक है ना। तो ये मशीन डिपेंडेंट नहीं रहा। ये हाई लेवल लैंग्वेज होता था। हाई लेवल लैंग्वेज में भी हमने डिस्कस किया कि वो जो हाई लेवल लैंग्वेज है ये मशीन इंडिपेंडेंट होता है। आजकल जितने भी सॉफ्टवेयर आप देख रहे हैं, दीज सॉफ्टवेयर आर मशीन इंडिपेंडेंट है। आप एक प्रोग्राम लिखते हैं, वो किसी दूसरे मशीन में आप इजीली उसको एग्जीक्यूट
करवा सकते हैं या कंपाइल या रन जो कुछ भी करना है यू कैन डू दैट। हेयर आर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल हेयर a इक्वल टू 5। ए क्या है, ये एक वेरिएबल है जिसमें हमने 5 स्टोर किया। ये आपको एक दो आज ही पता चलेगा कि ये किस तरह से होता है। और बी में क्या कर दिया, ए में जो भी स्टोर है उसके साथ 6 को प्लस कर दिया और बी को हमने प्रिंट किया, यू विल गेट व्हाट 11। 11 आपको यहाँ से आउटपुट मिल जाएगा जस्ट फॉर एग्जांपल। तो देखा जाए तो फर्स्ट और सेकंड लैंग्वेज की निस्बत प्रोग्रामिंग अब हो गई जी बहुत ज़्यादा आसान। यू कैन सी हियर, आपको यहाँ लग रहा है कि मैथ और इंग्लिश से जो है ना इंग्लिश को कंबाइन करके कुछ न कुछ यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है। सो यहाँ पे कमांड वोकेबलरी एंड सनटेक्स्ट, यहाँ पे फिर सनटेक्स्ट की बात होगी, ग्रामर्स की बात होगी, रूल्स की बात होगी। ठीक है, ये शायद प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा भी था। फिर यहाँ पे देखिए जी, यहाँ पे ट्रांसलेटर हमने कंपाइलर यूज़ किया और इंटरप्रेटर यूज़ करना स्टार्ट किया इन अ थर्ड generation, that is uh, that is a high level programming language। तो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमने क्या यूज़ करने शुरू कर दिए बच्चे, हमने इंग्लिश लाइक सिंबल्स यूज़ करने शुरू कर दिया और प्रोग्रामिंग काफ़ी हद तक क्या हो गया जी, बड़ा आसान हो गया। इफ़ यू वांट टू कंपेयर second and a third one, you can see here, here is a boundary, here here is a boundary high level language and this one is a low level language। अब आप इसको देखिए, इस साइड पे जो लिखा हुआ है ये बहुत ही सिंपल है। इस साइड पे जो है दोनों साइड सेलेक्ट हो रहे हैं, लेकिन ये जो आपके पास जो हाई लेवल साइड पे लिखा हुआ है जो कि राइट साइड पे आपको नज़र आ रहे हैं, x इक्वल टू 12 इफ x इज फलान फलान फलान, इस तरह से। तो ये अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत ही आसान हो गया जी। बड़े आसानी से जो है ना आप सेम प्रोग्राम यहाँ पे लिखा हुआ है, दोनों का आउटपुट ऑल वन सेम आ जाएगा, लेकिन you can see the program written in a right side is very easiest one as compared to left one। अच्छा जी, हम आगे चलते हैं ताकि हमारी जो वीडियो है ना वो ज़्यादा लेंथी ना हो। ये आपको गालिबन समझ में आ गया हुआ है। थर्ड जनरेशन की अगर हम बात करते हैं तो स्टिल वो हमारे पास है जी प्रोसीजरल पैराडाइम से, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन वो हमारे पास है जी हाई लेवल लैंग्वेज है। जैसे कि आप सी की बात करते हैं, आप कोबोल की बात करते हैं, आप फोटान की बात करते हैं, तो दीज आर द प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी प्लस प्लस नहीं है, मैं आपको सी की बात कर रहा हूँ। तो सी हमारे पास जो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज की कैटेगरी में आते हैं। और ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये कंपाइलर और इंटरप्रेटर को यूज़ करते हैं। तो 1960s में सॉफ्टवेयर का एक क्राइसिस आया था और ये बहुत ज़्यादा जो है ना उसमें क्राइसिस देखने को मिला था। इसकी एक वजह ये थी कि 1960s तक यानी 50s और 60s के बीच में जो कंप्यूटर हार्डवेयर है उसकी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई थी। तो इस वजह से जो मार्केट में जो सॉफ्टवेयर्स है वो सॉफ्टवेयर मौजूद नहीं थे, या जो सॉफ्टवेयर ज़्यादातर फेलियर होते थे एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो इस वजह से एक लफ्स सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 1968 में यूज़ हुआ था। ठीक है, तो फिर उसके बाद 1960s में स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है ना स्टार्ट हो गया था। फिर उसके बाद 1970s में हमारे पास आ गए जी मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ गए। अभी वीडियो लंबी हो रही है, किसी और आगे जाके मैं आपको प्रोसीजरल, स्ट्रक्चरल और मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बता दूंगा। तो खैर यहाँ पे हमारे पास जो थर्ड
जनरेशन जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें हमारे पास आ गए थे जी प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आए थे। फिर उसके बाद जो हमारे पास जो हाई लेवल लैंग्वेज है उसमें इन हाई लेवल लैंग्वेज सिंबॉलिक नेम रिप्लेस एक्चुअल मेमोरी एड्रेस, यानी मेमोरी एड्रेस की जगह पे सिंबॉलिक नेम यूज़ करना शुरू किया। बाद में उसको हमने क्या कहा जी, वेरिएबल कह दिया। यानी मेमोरी एड्रेस जो हम पीछे पढ़ के आया, मेमोरी एड्रेस को एक्सेस करने की बजाय मेमोरी एड्रेस पे कोई डेटा लोकेट करने के लिए, डेटा एलोकेट करने के लिए या कोई डेटा स्टोर करना हो तो उसके जगह पे वेरिएबल यूज़ करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये वेरिएबल को हम तफसील से डिस्कस करेंगे। तो वो जो एड्रेस होता था उस एड्रेस को रिप्लेस किया किसने, वेरिएबल में। अभी जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हम किसी मेमोरी एड्रेस पे या मेमोरी लोकेशन पे या मेमोरी ब्लॉक पे अगर कोई डेटा रखना हो तो उस जगह पे हम उस मेमोरी एड्रेस को एक्सेस करने की बजाय हम एक वेरिएबल के ज़रिए से उधर डेटा स्टोर कर लेते हैं। A variable is name given by the programmer, और ये जो वेरिएबल का नाम है वो आप अपनी मर्जी से दे सकते हैं, बट देर आर अ फ्यू रिस्ट्रिक्शंस। वो रिस्ट्रिक्शंस हमने आगे जाके डिस्कस करना है लेटर एक दो लेक्चर्स के अंदर। तो एक्चुअली हुआ कुछ इस तरह से, वो जो मेमोरी रेफरेंस है उसको वेरिएबल के साथ रिप्लेस कर दिया हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। और ये जो वेरिएबल है दैट इज चेंजेबल। अगर मैं थोड़ा सा आपको डेव सी प्लस प्लस में लेके जाऊँ तो यहाँ पे एक मिनट में, चलो छोड़ो, मैं इधर थोड़ा सा क्विकली कुछ लिख लेता हूँ। इंक्लूड स्ट्रीम यूजिंग नेमस्पेस std। फिर उसके बाद हमारे पास आ गया जी मेन, ये हो गया। अब मिसाल तौर पर मैं इंट ए कर लेता हूँ। दिस इज एक्चुअली क्या है जी, वेरिएबल, एंड इन दिस मेमोरी लोकेशन आई वांट टू स्टोर 10। इट मींस मैं यहाँ पे क्या करना चाह रहा हूँ, मैं ये करना चाह रहा हूँ, दिस इज द वेरिएबल वेयर दिस इज अ memory location where I want to store this data, that is 10। अब ये चेंज भी हो सकते हैं। चेंज कैसे हो सकते हैं, मिसाल तौर पर अब मैं a इक्वल टू 12 कर लेता हूँ। तो मैंने क्या कर दिया, ये जो डेटा जो मैं स्टोर करना चाह रहा हूँ उसको मैंने क्या कर दिया जी, चेंज कर दिया। देखो मैंने इसको पहले 10 था, अब 12 कर दिया। आगे जाके मैं फिर चेंज करना चाह रहा हूँ तो a इक्वल टू 30 कर दिया। तो वेरिएबल, वो जो मैथ वाला जो कंसेप्ट है ना, जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, वही सेम कंसेप्ट यहाँ पर आते हैं जिसमें यहाँ पे आपका जो है ना वैल्यू चेंज हो रही है। गॉट इट। अच्छा जी, स्लाइड पे आते हैं दोबारा से। तो ये आपको मैंने समझा दिया कि वेरिएबल आपने क्या करना है, यूज़ करते हैं किसी भी वैल्यू को उसमें स्टोर करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। The word variable just like a variables in mathematics, ये मैंने आपको बता दिया, it used because the value stored in the variable or a memory locations can change। मिसाल के तौर पर ये दोबारा से इस कोड पे आ जाए तो हमारे पास this one is the memory location where I put here a 10। लेटर ऑन मैंने क्या कर दिया, उस a के जगह पे अब मैंने 12 स्टोर किया। इट मीन्स वैल्यू चेंज हो गई, वहाँ पे जो वैल्यू आपने स्टोर किया हुआ था या डेटा आपने स्टोर किया था वो डेटा चेंज हो गई। इसी तरह से बाद में मैंने फिर से चेंज कर दिया। ठीक है, अगर मैं आपको मज़ीद थोड़ा सा बता दूँ ताकि ज़्यादा क्लियर हो जाए, लेट्स सपोज दैट इज़ अ सिंपल, मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे दिस इज़ अ मेमोरी ब्लॉक, ये मेरा मेमोरी ब्लॉक है, और मैं यहाँ पे
मैंने किया हुआ था पहले, फ़र्ज़ करें 12 स्टोर किया हुआ था, दैट्स अ 12। ठीक है, मैंने इसको स्टोर किया हुआ था। फिर उसके बाद में मैंने इसको क्या कर दिया जी, चेंज कर दिया। मुझे अब ये नहीं चाहिए, बल्कि अब मैं इस पे क्या स्टोर करने लगा हूँ जी, दैट इज़ 300 आई कैन स्टोर हियर। मैं इसको यहाँ पे स्टोर करता हूँ। तो अब 12 नहीं स्टोर हो रहे, बल्कि हमारे पास यहाँ पे 13 स्टोर हो रहे, एंड सो ऑन सो फोर्थ। इट मीन्स वेरिएबल हम यूज़ करते हैं वैल्यू स्टोर करने के लिए मेमोरी। ये मेमोरी ब्लॉक है, ये जो ब्लैक आपको नज़र आ रहे हैं रेक्टेंगल शेप में, तो ये मेमोरी ब्लॉक है। इस पे मैंने क्या कर दिया जी, वैल्यू स्टोर कर दिया। पहले 12 स्टोर कर दिया, फिर उसके बाद मैंने इसको 13 स्टोर कर दिया। ये हमारे पास जो वेरिएबल है वो क्या था जी, ए था। चलो स्मॉल में लिख लेते हैं, ए था। क्लियर हो गया? आई होप ये परिणाम को क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं जी, ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखो कि मैं क्विकली इसको बता दूं, तो वेजेस हमने कैलकुलेट किया था। जैसे कि मिसाल तौर पर हमने बाइनरी लैंग्वेज में भी देखा था और असेंबली लैंग्वेज में भी देखा था। अब यहाँ पे आप कैलकुलेट करते हैं, दैट्स अ वेरी क्वाइट सिंपल। आप इसी तरह से कर सकते हैं। दिस वन इज अ वेरिएबल, दिस इज आल्सो अ वेरिएबल, दिस इज आल्सो अ वेरिएबल। ये तीनों वेरिएबल है। आप क्या करते हैं जी, इनको कोई ना कोई वैल्यू असाइन करते हैं, फिर उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। क्लियर है? तो इस तरीके से आप क्या कर लेते हैं जी, इनको स्टोर कर लेते हैं। अ कंपाइलर इज अ प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है। यानी कंपाइलर हमारे पास क्या है जी, सॉफ्टवेयर है या प्रोग्राम है जो कि ट्रांसलेट करते हैं हाई लेवल में जो लिखा है उसको बाइनरी में, और 12 बाइनरी से जो है ना वो हाई में दोबारा से कन्वर्ट कर लेते हैं। अच्छा जी, फिर उसके बाद हम आ जाते हैं फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज की तरफ। गेटिंग अवे विथ प्रोसीजर, प्रोसीजर की दुनिया से हम आगे जाते हैं। टर्मिनोलॉजी हम यूज़ करते हैं रिपोर्ट जनरेशन। यहाँ पे क्वेरी लैंग्वेज आपने सुना होगा, स्ट्रक्चरल क्वेरी लैंग्वेज एसक्यूएल की बात की, और नेचुरल लैंग्वेज की हम अगर आप बात करते हैं तो ठीक है। अब ये जो क्वेरी लैंग्वेज है ये क्या है जी, आमतौर पर ये डेटाबेस में यूज़ होता है, डेटाबेस को क्वेरी करने के लिए। ठीक है ना, मिसाल के तौर पर अभी आप सिस पे जाते हैं, तो इट मीन्स आप क्या करते हैं, लॉगिन होने के लिए अपना जो पासवर्ड और आप यूज़र नेम देते हैं, तो इट मीन्स उसके अगेंस्ट में कोई ना कोई क्वेरी लिखी हुई होती है, वो डेटाबेस को जाता है, फिर डेटाबेस उसका रिस्पॉन्स दे देता है। रिपोर्ट जनरेशन वगैरह इसमें होते हैं। फोर्थ जनरेशन जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसमें स्ट्रक्चरल क्वेरी लैंग्वेज की आपको मैंने बात की। माई एसक्यूएल का नाम आपने सुना होगा, एसक्यूएल सर्वर की आपने सुनी होगी। ये तमाम हमारे पास क्या है जी, स्ट्रक्चरल क्वेरी लैंग्वेज है। इसको स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो क्वेरी लिखे जाते हैं एक खास स्ट्रक्चर फॉर्म में लिखे जाते हैं, जैसे कि select all from students that has a predefined structure, therefore it is called structural क्वेरी लैंग्वेज कहा जाता है। तो फोर्थ जनरेशन के अंदर ये काम होगा। ये हमने लास्ट टाइम भी देखा था, जब आप प्रोग्राम लिखते हैं तो आप कोई एडिटर यूज़ करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर डेव सी प्लस प्लस लिख रहा हूँ और इसमें कोडिंग कर रहा हूँ, देट आर द कोडिंग। ठीक है, फिर उसके बाद हम उसको कंपाइल करते हैं। कंपाइल का एक मतलब ये है, ये चेक करते हैं कि कंपाइल की मदद से कि कोई सिंटैक्स एरर वगैरह तो नहीं है। मिसाल के तौर पर मैं इसको कंपाइल करता हूँ, तो यहाँ पे ये टॉप पे नज़र आ रहा है, मैं इसको कंपाइल करता हूँ, तो दिस वन इज आस्क मी टू सेव इट, और वाइल मैं इसको कुछ भी करके सेव कर लेता हूँ। फिर उसके बाद देखो, यहाँ पे कंपाइल करने के नतीजे में इसने मुझे यहाँ पे कोई ना कोई एरर ड्रा कर दी। इट मीन्स यहाँ पे मैंने उस रूल को फॉलो नहीं किया। यहाँ पे जो आयो स्ट्रीम है उसकी जो स्पेलिंग है वो मिस्टेक है, इस वजह से ये एरर दे रहे हैं। तो देखो मैंने इसको कंपाइल कर दिया, स्टिल इट्स शोइंग अ एरर बिकॉज मैंने यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाया। तो मैं इस पर सेमीकोलन लगाता हूँ। ठीक है, फिर मैं इसको कंपाइल करता हूँ। कंपाइल मीन्स
ये चेक करते हैं कि आपने जो कोडिंग लिखी है वो अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और नॉट। यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूल्स के मुताबिक या सिंटैक्स के मुताबिक हमने लिखा है या नहीं लिखा है। मिसाल तो मैं इस सेमीकोलन को रिमूव करता हूँ, फिर कंपाइल करता हूँ, इट्स शो मी अ एरर। देखो ये एरर इधर है लेकिन शो मुझे यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, लेकिन एरर यहाँ पे है बिकॉज आई डू नॉट पुट हियर अ सेमीकोलन। ठीक हो गया। तो ये आपके पास होते हैं जी कंपाइलेशंस का प्रोसेस होता है। सो आगे बढ़े, फिर उसके बाद वो लिंकर करते हैं, फिर उसको मेन मेमोरी में लोड किए जाते हैं ताकि उसको एग्जीक्यूट कर सके। फिर एग्जीक्यूट सीपीयू क्या करते हैं, उसको शेड्यूलिंग एल्गोरिदम में फेड कर लेते हैं, फिर शेड्यूलिंग एल्गोरिदम टाइम करते हैं, फिर इन में जाके एग्जीक्यूट करते हैं और आपको आउटपुट मिल जाते हैं। तो दीज आर द प्रोसेस। इसको आप मज़ीद थोड़ा एलाबरेट करें, ठीक है कि किस तरह से काम होते हैं। एडिटर ये मैंने आपको दिखा दिया। कंपाइलर की बात की, यहाँ पे लफ्ज़ लाइब्रेरी आ रहा है, तो लाइब्रेरी यहाँ पे देखो, ये इसको हम क्या कहते हैं जी, लाइब्रेरी कहलाता है। ये जो आयो स्ट्रीम मैंने जो लिखा है ना, ये लाइब्रेरी है। तो बस आगे जाके मैं आपको इसको डिटेल से पढ़ाता हूँ स्लाइड्स में, इसी स्लाइड्स के अंदर ही है। ठीक हो गया। तो ये लाइब्रेरी के ज़रिए से लिंक वगैरह करते हैं। फिर उसके बाद एग्जीक्यूटेबल कोड लोड हो जाते हैं मेमोरी के अंदर। फिर उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे कि एग्जीक्यूट मैंने कैसे करना है, हैर इज़ अ रन। यहाँ पे देखो कंपाइलर ये वाला है, देखो ये वाला रन। ये मैं एक्चुअली क्या कर रहा हूँ, एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। फिलहाल मेरे पास यहाँ पे आउटपुट कुछ भी नहीं आ रहा। उसकी भी वजह है क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई आउटपुट शो नहीं किया। मैं यहाँ पे सी आउट कर लेता हूँ, फिर ए करके सेमीकोलन लगाता हूँ। अब मैंने इसको कंपाइल कर दिया, फिर उसके बाद मैं इसको रन करता हूँ, तो इट विल शो मी अ समथिंग हियर दैट इज 3D। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो ये हमें आउटपुट दे देते हैं। आगे बढ़े जी। सो हम जाते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑलरेडी हम देख चुके हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास आते हैं प्री प्रोसीजर डायरेक्टिव, द मेन फंक्शन, सी प्लस प्लस स्टेटमेंट आते हैं। प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी की मैं अगर बात करूं तो यहाँ पे आते हैं फिर से, ये एक बड़े काम की चीज़ है। ये देखो ये पूरा मिला के, ये जो मैंने सिलेक्टेड जो पार्ट है ना, ये सारा मिला के जो हेज से शुरू होता है, फिर इंक्लूड का एक वर्ड लिखते हैं, फिर उसके बाद एंगल ब्रैकेट के अंदर हम क्या लिखते हैं जी, आयो स्ट्रीम लिख लेता है। ये सारा मिला के हम इसको क्या कहते हैं, प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी कहलाते हैं। ठीक हो गया, जो कि स्टार्ट होते हैं हेज से। ठीक है, फिर उसके बाद इसके अंदर हम क्या करते हैं जी, लाइब्रेरी ऐड कर लेते हैं। अच्छा जी, ऑलवेज गिवन एट द बिगिनिंग ऑफ द सोर्स कोड। मिसाल के तौर पर इसका क्या मतलब है, इसको हमेशा बिगिनिंग में देने होते हैं, शुरू में। देखो मैंने टॉप पे दे दिया। अगर आप इसको बाद में देते हैं, इधर कहीं देते हैं, ये देखो इधर यहाँ पे देखते हैं, तो ये क्या दे रहे जी, एरर दे रहे हैं। ठीक है, तो इसको हमेशा किस में देने होते हैं, बिगिनिंग में देने होते हैं, अदरवाइज इट विल थ्रो यू अ एरर। ठीक हो गया। तो ये कंपाइल होने से पहले ये चेक होते हैं, ये वाला। ठीक है, जब आप कंपाइल करते हैं तो ये पहले जो है यहाँ पे लिखने होते हैं। आपकी जो प्रोग्रामिंग जो एग्जीक्यूशन है ना, वो मेन से शुरू होता है। ये बात भी नोट रखिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो जब भी आप प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं, इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, तो सबसे पहले वो चेक करते हैं कि कोई मेन फंक्शन है या नहीं है। अगर मेन फंक्शन नहीं है तो इट विल आल्सो थ्रो अ एरर, क्योंकि मेन फंक्शन से ही एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है आपके सी प्लस प्लस में। तो एग्जीक्यूशन आपके यहाँ से स्टार्ट होगी। ठीक है, फिर उसके बाद मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे इसको रिमूव कर लेता हूँ, फिर मैं इसको भी रिमूव कर लेता हूँ फॉर अ व्हाइल, फिर मैं इसको कंपाइल करता हूँ। देखो इट इज़ नॉट गिविंग मी एनी एरर। ये क्यों नहीं दे रहा, कोई एरर नहीं दे रहा, रन हो रहा है। वाह जी क्या बात है। इवन कि मैंने यहाँ पे हेडर फाइल ऐड नहीं किया, यानी प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी मैंने ऐड नहीं किया। ये अब ये जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी है, इसके अंदर एक्चुअली होते हैं बच्चे आयो स्ट्रीम होते हैं।
अब ये जो आईओ स्ट्रीम है ये चूंकि लाइब्रेरी है, इसके अंदर कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस होता है। दिस वर्ड दिस सेंटेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ये हमेशा जहन में रखना है। मैंने यहाँ पे आईओ स्ट्रीम लिखा है तो दिस इज द लाइब्रेरी, ठीक है। और इस लाइब्रेरी में कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं। वो फंक्शंस किस लिए बनाए हुए, वो इसलिए ताकि बहुत सारे लाइंस ऑफ कोड से आप अपने आप को बचा सके। यानी लाइब्रेरी किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इनरिच बनाते हैं यूज़र पर्सपेक्टिव में, ताकि प्रोग्रामर को प्रोग्रामिंग कम से कम लिखने पड़े। जैसे कि मिसाल के तौर पर मैंने ये करना है, फिर चलो मैं एक और एंड कर लेता हूँ, फिर सम इक्वल टू कर लेता हूँ, मैं कर लेता हूँ a प्लस 10 कर लेता हूँ। यानी मैंने क्या कर दिया, ये a में जो वैल्यू स्टोर है दैट इज 30, लास्ट वैल्यू 30 स्टोर है, उसको मैंने 10 से प्लस किया। नो आई वांट टू चेक व्हाट इज इनसाइड द सम, सम में क्या स्टोर है। आप देख रहे हैं a में 30 था तो इट मीन्स here इज a 30 प्लस 10 दैट इज 40। a में क्या होगा, 40 होगा। इट मीन्स आई एम यूजिंग सी आउट हियर, मैं इधर क्या यूज कर रहा हूँ, सी आउट यूज कर रहा हूँ। सी आउट इज अ फंक्शन, क्या जी, सी आउट इज अ फंक्शन, सी आउट इज अ फंक्शन, ये क्या है जी, फंक्शन है। इस फंक्शन का जो डिटेल कोड है वो इस आईओ स्ट्रीम के अंदर है। गॉट अ पॉइंट, आई होप कि आपको ये पॉइंट मिल गया होगा। और इस फंक्शन को प्री डिफाइंड फंक्शन आप कह सकते हैं, ठीक है ना। इसी तरह से मिसाल के तौर पर मैं एक और यहाँ पे एक लाइब्रेरी, बहुत सारे लाइब्रेरी से इंक्लूड, मैं क्या कर लेता हूँ, मैथ डॉट एच कर लेता हूँ, ठीक है। एच हेडर के लिए एक्सटेंशन के तौर पर आप यूज़ करते हैं, सम सिचुएशन में चाहिए होंगे, सिचुएशन में नहीं चाहिए होंगे। अब मिसाल तो मैं पहले इसको रिमूव कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे एक फंक्शन लिख लेता हूँ पी ओ डब्ल्यू ऑफ ए, ठीक है। फिर उसके बाद मैं इसको रन कर लेता हूँ तो देखिए यहाँ पे तो सेमीकोलन एरर है। इसको कंपाइल करते हैं तो यहाँ पे देखो अगेन हमारे पास ये सेमीकोलन वाला एरर है, इसको हटा देता हूँ। फिर इस पे आता हूँ, देखो इट इज शोइंग अ एरर। क्यों शो कर रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक फंक्शन यूज किया है। या मैं कर लेता हूँ एस क्यू आर टी स्क्वेयर रूट। तो इसके लिए ये जो फंक्शंस है वो प्री डिफाइन, वो इसकी जो डिटेल्स हैं वो आईओ स्ट्रीम के अंदर नहीं है। ये किसके अंदर है, मिसाल के तौर पर ये आपके पास है जी मैथ डॉट एच में, ये किस में है जी, मैथ डॉट एच के अंदर है, ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे लाइब्रेरी हम डिस्कवर करते जाएंगे। तो हर लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारे प्री डिफाइंड फंक्शन है जो आप जैसे प्रोग्रामर्स के काम को क्या कर लेते हैं, इजी कर लेते हैं, आसान कर लेते हैं। तो आई होप ये पॉइंट आपको मिल गया होगा। तो यहाँ पे देखिए एग्जांपल ये मैंने आपको बता दिया, इसमें मैं मजीद नहीं जाता। स्ट्रीम हमने इसको यूज़ किया, स्ट्रीम हम इसलिए करते हैं, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम कहलाते हैं। इनपुट के लिए और आउटपुट दोनों के लिए ये इस्तेमाल करते हैं। इफ़ यू वांट टू यूज़ सी आउट देन यू हैव टू पुट हियर अ आईओ स्ट्रीम। इफ़ यू वांट सी इन देन यू हैव टू पुट हियर अ आईओ स्ट्रीम, अदरवाइज आईओ स्ट्रीम की आपको ज़रूरत पेश नहीं आएंगे। तो ज़ाहिरी बात है हमने प्रोग्राम का आउटपुट देखना है तो सी आउट की आपको हमेशा ज़रूरत पेश आएंगे, तो इसलिए यू हैव टू यूज़ आईओ स्ट्रीम हियर। क्लियर हो गया। इसी तरह मैथ्स में फॉर एग्जांपल साइन आप करना चाहते हैं, कॉस करना चाहते हैं, टेन करना चाहते हैं, ठीक है। तो मैथ से रिलेटेड कुछ कैलकुलेशन है, प्री डिफाइंड फंक्शन से, अगर वो आपने यूज़ करना है
तो यू हैव टू पुट हियर अ मेड डॉट एच। इसी तरह से स्ट्रिंग के साथ आपने काम करना है, कैरेक्टर के साथ आपने काम करना है, फाइल के साथ आपने काम करना है, तो उन सब के लिए क्या है जी, आपके पास हेडर फाइल मौजूद है। तो हेडर फाइल आपके काम को आसान करते हैं। दैट वी यूज यूजिंग प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव। गॉट इट। आगे बढ़े। अब देखो यहाँ पे देखिए जी, इसमें ये जो मेन है, ये हमारे पास एक फंक्शन है, मेन फंक्शन कहलाते हैं इसको। इसके साथ आप यहाँ पे कोई रिटर्न टाइप भी दे सकते हैं। दिस इज कॉल्ड रिटर्न टाइप इंट। इट अगर मैं यहाँ पे वाइड कर लूँ तो इट मीन्स आई एम नॉट रिटर्निंग एनीथिंग, नल, कोई रिटर्न नहीं कर रहा मैं। ये मेन फंक्शन है। दिस इज ऑल्सो अ कीवर्ड। इनको आप कीवर्ड भी कहलाते हैं, जैसे कि वाइड है, इंड है, इनको आप क्या कहेंगे जी, कीवर्ड कहलाएंगे। अच्छा सॉरी, इसके बारे में मैंने नहीं बताया, यूजिंग नेम स्पेस std। ठीक है, ये जो नेम स्पेस है, ये std का मतलब होता है स्टैंडर्ड। मिसाल के तौर पर इफ यू वांट टू एड सम आइडेंटिफायर्स, कुछ आइडेंटिफायर्स आप ऐड करना चाहते हैं, उसके लिए यूज होते हैं। जैसे कैसे, अब देखो मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ, फिर इसको कंपाइल करता हूँ। इसको मैं हटा देता हूँ ताकि कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा ना हो। ये मैथ्स भी हटा दिया, देखो सिंपल बना दिया मैंने प्रोग्राम को, बड़ा सिंपल बना दिया। अब देखो इसको मैं फिलहाल इस तरह से रन करता हूँ। चलो पहले मैं इसके जो एरर है ना उसको ख़त्म कर लेता हूँ, नेम स्पेस std कर लेता हूँ। ठीक है, ये वाइड के साथ इशू कर लेते हैं, फिलहाल इसको खाली छोड़ दें। एरर ख़त्म करके इसको रन कर लेते हैं। देखो फिर मैं इसको रन भी कर लेता हूँ, तो यू विल गेट 40 हेयर। ठीक है, कोई एरर नहीं है जी, कोई एरर नहीं, नहीं है ना, कोई एरर नहीं है। फिलहाल इसकी वाइट को छोड़ दो। अब मैं इसको हटा देता हूँ जी, मुझे एक एरर मिल जाएगी यहाँ से। ये देखो जी, हैर इज एरर। क्यों दे रहे हैं? ये इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपने एक std नेम स्पेस आपने यूज नहीं किया। तो मेरे पास सॉल्यूशन है, std कॉलन कॉलन, ये स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के साथ अगर मैं यूं लिख दूं तो ये मेरा एरर यहाँ से ख़त्म हो जाएगी। हो गया, 40 दे रहे, वेरी गुड। अब मैं क्या कर लेता हूँ, फिर सी आउट कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, फिर एरर मिलेगी जी, फिर से एरर मिलेगी। ये देखो, आई हैव टू पुट हियर अगेन std, ये दोबारा सब कुछ करना पड़ेगा। यस जी, अब एरर ख़त्म हो गया जी, आपको आउटपुट मिल रहा है, देखो 30 40 जो भी हो। ठीक है, तो इट मीन्स मैं 200 दफ़ा यहाँ पे सी आउट यूज़ करूँ, तो क्या मैं 200 दफ़ा ये std के साथ ये ऑपरेटर यूज़ करूँ, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर कहलाते हैं जी। या तो आपको ये करना पड़ेगा, या आप क्या करें, एक आसान काम करें, यूजिंग नेम स्पेस std यहाँ पे लिख के रखें। फिर उसके बाद आपको फिर यहाँ पे ये लगाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। क्लियर हो गया? ये देखो मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ, तो हमारे पास जो एरर्स है वो क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। लो जी, मैं अब इसको कंपाइल करता हूँ, कंपाइल हो गया, और रन करता हूँ तो रन हो जाता है। तो आपको आइडिया हो गया वाई वी यूज नेमस्पेस। दिस इज जस्ट फॉर द आइडेंटिफायर्स, ये आइडेंटिफायर के लिए यूज़ करते हैं, स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर के लिए हम इसको यूज़ कर लेते हैं। अच्छा जी, आगे बढ़े जी। अच्छा अब इसमें देखिए, द मेन फंक्शंस, द जनरल सिंटैक्स ऑफ मेन फंक्शन इज, मेन फंक्शन इस तरह से होता है, मेन लिखते हैं, फिर उसके अंदर ये कर्ली ब्रैकेट आपने लाजमी लगाना है, फिर उसके बाद मेन के अंदर जो भी आप कोड करना चाहते हैं वो सारा आप यहाँ पे लिख देंगे। ठीक हो गया। अब ये कीवर्ड है, ठीक है, ये आपके पास कीवर्ड है, फिर उसके बाद ये लफ्ज़ है मेन आपने लिखना है। इस तरह आप कुछ पास भी कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल आपके लेवल का नहीं है, तो इसको आप फ़िलहाल भूल जाए। मैंने यही स्टाइल यहाँ पे भी अपनाया हुआ है, देखो, हेयर इज़ अ मेन। ठीक है, यहाँ पे आपके पास मेन है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे देखो ये ब्रैकेट यूज़ किया हुआ। अगर मैं इन ब्रैकेट को हटा दूँ तो यहाँ पे फिर से मुझे एरर मिलेगी। देखो
क्योंकि ये सिंटैक्स है। समझ में आ रहा है ना, सिंटैक्स है तो सिंटैक्स को आप नहीं छोड़ सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि दीज आर द फॉर्मल लैंग्वेज। तो फॉर्मल लैंग्वेज आपको सिंटैक्स करेक्ट किए बगैर आगे जाने ही नहीं दे रहे। मुझे एरर आ रहे थे, मैंने उस एरर को रिमूव किया, फिर ये आगे प्रोसेस हो रहा है। दैट्स अ पॉइंट। अच्छा जी, आगे बढ़ेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं सी का जो पूरा स्टेटमेंट किया है, मैंने आपको बता दिया। ये हैश इंक्लूड कीवर्ड है, आईओस्ट्रीम है। अच्छा जी, कीवर्ड क्या होता है ये मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। कीवर्ड, कीवर्ड या इसको रिजर्व्ड वर्ड भी कहते हैं, रिजर्व्ड वर्ड, ये दो है, कीवर्ड या रिजर्व्ड वर्ड कहलाता है। अब ये क्या चीज़ होता है भला? ये कीवर्ड या रिजर्व्ड वर्ड कुछ वर्ड होते हैं स्पेसिफिक वर्ड, स्पेसिफिक वर्ड that have a particular meaning in that language। यानी रिजर्व्ड वर्ड एक स्पेसिफिक वर्ड होता है जो उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक खास मतलब रखते हैं, खास मीनिंग रखते हैं। यानी हम पढ़ रहे सी प्लस प्लस, तो सी प्लस प्लस के अंदर ये जो वर्ड है, जो कीवर्ड है, उसका कोई ना कोई स्पेशल पर्टिकुलर मीनिंग है या उसके यूजेस है। ये वर्ड ज़्यादा बेहतर रहेगा, यूजेस है। तो लिहाजा वो यूजेस है तो आप किसी और पर्पस के लिए उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। जैसे कि ये नेम स्पेस है, दिस इज अ रिजर्व वर्ड, यूजिंग भी रिजर्व वर्ड, इंक्लूड भी रिजर्व वर्ड, ये जो इन है ये भी रिजर्व वर्ड है। इसी तरह इफ है, एल्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो हमारे पास क्या है जी, रिजर्व वर्ड है, जिनका स्पेसिफिक क्या है जी, मीनिंग है उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। फिर उसके बाद हमारे पास आते हैं जी नेम स्पेस, मैंने आपको बता दिया, हेडर फाइल भी बता दिया था। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए इंट इज़ अ रिटर्न टाइप। ये मैं आपको फंक्शन में ही समझा दूंगा, अभी फ़िलहाल आप इसी तरह से लिखिए जिस तरह से आपको नज़र आ रहा है। फिर उसके बाद सी आउट मैंने आपको बता दिया, इफ़ यू वांट टू डिस्प्ले द रिजल्ट ऑन अ ब्लैक स्क्रीन दैट यू ऑलरेडी सी हियर, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। ये यहाँ पर लिखा है वेलकम टू यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान लिखा हुआ है, और यहाँ पर स्कर्दो भी लिखा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक ये सारा एरिया, इट इज़ कॉल्ड करेक्टर स्ट्रिंग। ये जिस तरह से लिखा नहीं है डबल कोड के अंदर, आप जिस तरह से लिखेगा वही सेम एज इट इज़ वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। ये रिटर्न ज़ीरो को आप फिलहाल इग्नोर करें, ये आपके पास आउटपुट स्ट्रीम फंक्शन है। ये कर्ली ब्रैकेट हमने पहले से बता दिया। और उसके बाद ये जो सेमीकोलन है जिसको कहते हैं स्टेटमेंट टर्मिनेटर, इस पर मैं थोड़ी सी बात करता हूँ। देखो, जब आप इंग्लिश में एक वर्ड लिखते हैं तो उसके बाद आप क्या लगाते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं। इसी तरह से जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जब आप एक स्टेटमेंट लिखते हैं तो उसके बाद ये टर्मिनेटर लगाना वाजिब है, ठीक है। खैर वो जो इंग्लिश है ना, उसमें आप फुल स्टॉप ना भी लगाए तो चल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जब तक स्टेटमेंट आप कंप्लीट करते हैं उसके बाद आप टर्मिनेटेड ना यूज़ करें तो दिस विल थ्रो यू अ सिंटैक्स एरर, ये आपको एरर छोड़ेंगे। चलो सिंटैक्स को भी फिलहाल भूल जाए, वो आगे हम देख लेंगे। तो ये आपको एरर छोड़ देंगे। दिस वन इज द बेसिक स्ट्रक्चर यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन हियर। तो ये आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है। अब इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ, और यहाँ पे देखो इसको भी मैं रिमूव कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखो हमने क्या करना है, मेन लिखना है, और यहाँ पे जो कुछ भी लिखना है, देखो सी आउट मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेलकम टू यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान, ये लिख लेता हूँ। फिर उसके बाद मैं इसको
बस ऐसे ही छोड़ देता हूँ, फिर मैं टर्मिनेटर लगाता हूँ। तो ये जो स्ट्रिंग है ना, जो डबल कोड के अंदर लिखते हैं, ये डबल कोड, ये जो नज़र आ रहा है ये और ये डबल कोड के अंदर लिखते हैं, वो जिस तरह से भी लिखा है, ठीक है, उसी तरह से आपको स्क्रीन पे नज़र आएगा। ये देखो, कंपाइल कर दिया, कोई एरर नहीं है, रन करता हूँ तो यहाँ पे देखो जी, वेलकम टू यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान। फिर मैं इसको आगे फिर लिख लेता हूँ, आई एम गुलाम अब्बास। तो अब देखो इसने ये गुलाम अब्बास को भी यहाँ पे ऐड कर दिया, देखो आई एम गुलाम अब्बास। अब मैं चलो यहाँ पे गुलाम अब्बास लिखने की बजाय यहाँ पे कुछ इस तरह से लिख लेता हूँ। तो देखो इसके अंदर आप नंबर लिखे, जो कुछ भी लिखे डबल कोड के अंदर, तो उसी तरह से आपको स्क्रीन पे नज़र आता है। यू कैन सी हियर, गॉट इट। तो ये जो डबल कोड है उसके अंदर जो भी आप लिखेंगे उसी तरह से यूज़ करेंगे। दीज आर द टू लेस देन जो सिंपल है ना, इट इज़ द पार्ट ऑफ दिस फंक्शन। आप इसमें एक लगा के भी काम नहीं चला सकते, यू हैव टू पुट हियर अ डबल, दो आपको पुट करने पड़ेंगे। तो दिस इज़ द वेरी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस, ठीक है। तो आपको इस तरह से आपने कोडिंग करना है। मेरी तरफ से आप सबको मुबारक, आज आपने पहला कोडिंग भी लिखा, ठीक है ना। फिर आप आई होप, मैंने आपको पहले भी बताया, आपको हर वक्त कंप्यूटर के साथ अटैच रहना चाहिए, कोडिंग करना चाहिए, ट्राई करना चाहिए, कि आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। जब तक आप कोडिंग करेंगे नहीं, खुद से देखेंगे नहीं, तब तक आपको सीखने को नहीं मिलेंगे। मेरे ख्याल में वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, 56 मिनट हुआ है। तो खैर, बहुत सारी चीज़ें हमने पहले पिछली दफ़ा पढ़ा था वो रिपीट हो गए। तो आप इसको अपने हिसाब से देख लें और कोडिंग करना स्टार्ट कर लें। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये जो डेव सी प्लस प्लस है इसको किस तरह से डाउनलोड करते हैं ये भी सिखा लेंगे, और प्रॉपरली हम कोडिंग भी करते हुए आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मैं चूँकि वीडियो लंबी हो चुकी है तो मैं इस लेक्चर को समराइज़ नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट में हम इसको ओवरव्यू करके फिर नेक्स्ट लेक्चर की तरफ बढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू वेरी मच।